नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में मैं लुसेंट बुक का पूरा फिजिक्स आपको पढ़ाने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम में फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आता है वो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। तो इस बुक में जो भी लिखा है वो मैं बोर्ड पे लिख करके आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, लुसेंट में फर्स्ट लाइन ही है कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ यानी मैटर, ऊर्जा यानी एनर्जी और इनके बीच जो क्रियाएं होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स किसे कहते हैं? फिजिक्स उसे कहते हैं कि किसी मैटर, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं या इनके बीच में जो क्रियाएं होता है उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। इसके बाद है मात्रक यानी यूनिट। मात्रक क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने या मेजर करने के लिए जो मानक लिया जाता है उसी को मात्रक कहते हैं। मात्रक के दो प्रकार हैं। टाइप ऑफ यूनिट में दो यूनिट होता है। एक होता है मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है वायु उत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक के ही मदद से जो मात्रक निकल के आता है, जो डिराइव किया जाता है, उसको डिराइव्ड यूनिट कहते हैं या वायु उत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मात्रक समझ गए? मात्रक वो चीज है जिससे हम भौतिक राशि को मापने का, मेजर करने का काम करते हैं। एसआई पद्धति के अनुसार, इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार 7 मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक है, 7 यूनिट है। पहला है लंबाई। लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, इसका सिंबल है, चिन्ह है m। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम यूनिट से नापते हैं, सिंबल है kg। समय, तीसरा है समय, इसको हम सेकंड यूनिट से नापते हैं और इसका सिंबल है s। ताप, ताप जो है इसको केल्विन में नापते हैं, केल्विन यूनिट है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं k से। विद्युत धारा जो करंट है उसको एम्पियर यूनिट में नापा जाता है और उसको दर्शाते हैं ए से, ए से रिप्रेजेंट करता है। प्रकाश तीव्रता, प्रकाश तीव्रता इसको हम कैंडल यूनिट में नापते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से। पदार्थ की मात्रा, इसको हम नापते हैं मोल में, मोल यूनिट में और रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल। ठीक है, पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है, चाहे आप इंडिया में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, हर जगह आपको इंटरनेशनल सिस्टम ही देखने को मिलेगा। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में संपूरक मूल मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में ऐसे मात्रक जो न तो मूल 7 मात्रकों में आते हैं, जो अभी हम लोगों ने 7 मात्रक पढ़ा था, ना ही उसमें आते हैं और ना ही सीधे व्युत्पन्न माने जाते हैं, ना ही वो सीधे डिराइव्ड माने जाते हैं। और कोण मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें ही हम एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में संपूरक मूल मात्रक कहते हैं। कोण मापने का काम किया जाता है, एंगल को नापते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसआई संपूरक मूल मात्रक। एसआई के इंटरनेशनल सिस्टम में सिर्फ 2 संपूरक मूल मात्रक है, 2 संपूरक मूल यूनिट है। समतलीय कोण, इसमें आपको यूनिट जो है रेडियन हो जाएगा और सिंबल है RAD। दूसरा है घन कोण, इसको सॉलिड एंगल भी कहा जाता है। अभी ये सब हम समझाएंगे आपको। इसका जो मात्रक है, यूनिट जो है वो है स्टीरेडियन, इसको SR से रिप्रेजेंट करता है। आपको ये याद रखना है कि केवल 2 ही होते हैं। 2 ही क्या होते हैं? कि 2 संपूरक मूल मात्रक ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही होते हैं, इसके अलावा और नहीं होता है। तो अब जानते हैं कि समतलीय कोण यानी प्लेन एंगल क्या होता है। तो जब 2 सीधी रेखाएं एक ही समतल पर किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उनके बीच बना कोण समतलीय कोण कहलाता है। जैसे ये 2 रेखा हो गया, एक रेखा और ये दूसरी रेखा, इसके बीच का जो ये कोण बना, इसी को हम समतलीय कोण कहेंगे। ये समतलीय कोण जो होता है ये 2D होता है, 2 डायमेंशन इसके होते हैं, लेंथ ब्रेथ हो सकता है। अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप
देख सकते हैं कि जब हम किताब खोलते हैं तो किताब के खोलने से जो एंगल बनता है उसको हम समतलीय कोण कहते हैं। घड़ी की सुइयों के बीच में जो कोण बनता है उसको भी हम समतलीय कोण कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। यदि आप दरवाजा खोलते हैं और दरवाजा खोलने से जो कोण बनता है उसको भी हम समतलीय कोण कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। समतलीय कोण का मात्रक आपको पहले बताया है, फिर से बताते हैं कि समतलीय कोण का जो यूनिट है वो रेडियन होता है और ये एसआई मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम के तहत मात्रक क्या दिया गया है, रेडियन। लेकिन हम लोग सामान्य प्रयोग में डिग्री का यूज करते हैं। तो आप भी 8th क्लास में एंगल, ट्रायंगल ये सब बनाते होंगे तो उसमें डिग्री का इस्तेमाल करते हो। तो इंटरनेशनल सिस्टम में रेडियन यूज होता है और सामान्य प्रयोग में हम लोग डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग रेडियन की परिभाषा देख लेते हैं। रेडियन की क्या परिभाषा है? तो रेडियन की परिभाषा इसके फॉर्मूले से समझते हैं कि जब चाप की लंबाई यानी आर्क ऑफ लेंथ, जैसे ये सर्कल है तो इस सर्कल का ये जो आर्क बना, ये आर्क बना, इस आर्क की लंबाई और इस रेडियस की लंबाई यदि दोनों बराबर हो जाता है तो जो कोण बनता है वो 1 रेडियन का बनता है। जो कोण निकलता है उसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू चाप की लंबाई यानी आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय त्रिज्या यानी रेडियन। तो हमने यहाँ पे आर्क की लंबाई जो है ds मान रखा है और रेडियस को हमने r माना है। तो ds बाई r करते हैं तो इतना रेडियन जो है हमारा एंगल निकल के आता है। तो ये रेडियन की परिभाषा है। इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो लूसेंट में भी दे रखा है, उसमें आपको आगे चल के बहुत हेल्प हो जाएगा। अब हम सॉलिड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, घन कोण के बारे में कि ये क्या होता है। तो जब कोई कोण सिर्फ समतल में नहीं बल्कि 3D जगह में फैलता है, 3D जगह में एंगल बनाता है तो उसे हम घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। इसको उदाहरण से समझिए कि बल्ब से जो रोशनी निकलती है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। बल्ब से जो रोशनी निकल के चारों तरफ फैलती है और उससे जो एंगल बनता है उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। टॉर्च की जो किरणें निकलती है उससे जो एंगल बनता है सॉलिड एंगल या घन कोण कहते हैं। गेंद के केंद्र से बाहर की ओर फैले क्षेत्र को हम सॉलिड एंगल के द्वारा नापते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि ये मान लीजिए बॉल है और इसके सेंटर से इसके सरफेस पे कहीं पे भी कोई एंगल बन रहा है तो उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे। तो सॉलिड एंगल हमेशा 3D जगह में बनता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है, और जबकि जो समतल कोण होता है वो 2D में बनता है। इसका ऐसा ही मात्रक है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट है एस्टेरेडियन, जिसको हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सॉलिड एंगल घन कोण का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। समतल कोण में हम लोग ने थीटा से रिप्रेजेंट किया था, इसमें हम ओमेगा से करते हैं। तो ओमेगा बराबर जो है एरिया डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इसको ऐसे समझिए कि देखे गए क्षेत्रफल, जो रोशनी आ रही है उसको आप जो देख पा रहे हैं जिस क्षेत्रफल को, तो देखे गए क्षेत्रफल को डिवाइड अगर कर देते हैं त्रिज्या के स्क्वायर से तो वो आपका सॉलिड एंगल निकल जाएगा। देखे गए क्षेत्रफल को, देखे गए एरिया को यदि रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो आपको सॉलिड कोण मिलेगा, सॉलिड एंगल मिलेगा। मान लीजिए कि एक गोला का जो रेडियस है वो r है, त्रिज्या r है, और उस सतह का क्षेत्रफल जो है वो r स्क्वायर है। तो इसका जो है सॉलिड एंगल निकलेगा ओमेगा इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा, 1 स्टेरेडियन। ठीक है, इसको आप 1 स्टेरेडियन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 ऐसा। अब हम लोग देखेंगे खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी जो सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे चांद, तारा, इन सबको किस तरीके से मेजर किया जाता है ये देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो पहला है प्रकाश वर्ष। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होता है वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। मतलब एक साल में जितना लाइट चलेगा उसी को हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कितने के बराबर होता है,
9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये आपको एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 1 लाइट ईयर जो है वो कितने के बराबर है, तो आपको ये वैल्यू याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कभी कभी इसको किलोमीटर में पूछ देगा, तो किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? खगोलीय दूरी को नापने के लिए यूनिट है, प्रकाश वर्ष। दूसरा है खगोलीय मात्रक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को बताता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच के औसत दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। आपको पता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, दूरी जो है वो बदलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ये जो औसत दूरी है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के बराबर होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो ये वैल्यू जो है आपको याद होना चाहिए, तो इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है पार्सेक। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, तो आपको याद रखना है तीनों में सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। इससे बहुत दूर के तारों की दूरी मापते हैं। एक पार्सेक जो है वो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर एक पार्सेक होता है, या एक पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 पार्सेक जो है 3.26 लाइट ईयर के बराबर। अब हम लोग देखते हैं सीजीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस सिस्टम, और एसआई सिस्टम क्या होता है। सीजीएस सिस्टम का जो पूरा नाम है, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकंड। उदाहरण की बात किया जाए तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट को किस तरीके से दर्शाया जाता था? जैसे बल का मात्रक, फोर्स का यूनिट जो है डाइन के माध्यम से बताया जाता था। कार्य, वर्क या ऊर्जा, एनर्जी का जो यूनिट था वो अर्घ के माध्यम से बताया जाता था। सीजीएस सिस्टम जो है ये पुराना सिस्टम है और आज कम इस्तेमाल होता है, तो सीजीएस सिस्टम का इस्तेमाल कम होता है। अभी का जो लेटेस्ट है मॉडर्न वाला वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल, आई जो है वो पहले आ जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जो बल है, फोर्स, उसको न्यूटन के द्वारा बताया जाता है। इसका बल, फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन है इंटरनेशनल सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में जो था वो डाइन था। कार्य और ऊर्जा का जो है जूल में बताते हैं। दाब यानी प्रेशर जो है वो पास्कल में बताया जाता है। पूरी दुनिया में यही इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो यूज किया जाता है, एसआई यूज किया जाता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि 1 न्यूटन जो है वो कितने के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 जूल जो है वो कितने के बराबर होता है? 1 जूल जो है 10⁷ अर्घ के बराबर होता है। इस चीज को आपको याद रखना है, 1 जूल जो है वो 10⁷ अर्घ के बराबर है, और 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के बराबर है। इस चीज को याद रखना। अब हम आगे देखेंगे जल की टर्बिडिटी, वाटर की टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को हिंदी में आविलता बोला जाता है, आविलता, आपके लुसेंट में भी है। तो वाटर की टर्बिडिटी मापने का इकाई जो है इसको एनटीयू बोला जाता है, एनटीयू। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पुश किया जा सकता है कि वाटर की टर्बिडिटी का यूनिट क्या है, तो एनटीयू है। एनटीयू का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो एन से हो गया नेफ्लोमेट्रिक, टी से टर्बिडिटी और यू से यूनिट।
तो NTU का फुल फॉर्म क्या बन गया? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। अब हम ये समझते हैं कि आखिर टर्बिडिटी होता क्या है। तो पानी में मौजूद मिट्टी, कीचड़, सूक्ष्म कण या गंदगी के कारण पानी जो है जितना धुंधला दिखाई देता है, जितना गंदा दिखाई देता है, उसी को हम टर्बिडिटी बोलते हैं। NTU किस तरीके से मेजर किया जाता है, नापने का क्या तरीका होता है? तो क्या करते हैं कि पानी के ऊपर लाइट मारते हैं। लाइट मारने के बाद लाइट जितना ज्यादा बिखरता है उतना ज्यादा NTU वैल्यू होता है। लाइट मारते हैं, लाइट को बिखरने पे NTU वैल्यू जो है उसको निकाला जाता है। जितना ज्यादा NTU वैल्यू होगा उतना ज्यादा पानी जो है वो गंदा होगा, और जिसका NTU कम होगा वो पानी साफ होगा। तो जो पीने योग्य पानी होता है उसका NTU वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक होता है। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं 10 के विभिन्न घातों के प्रतीक। सिंबल फॉर वेरियस पावर ऑफ 10। 10 के ऊपर जो पावर लगते हैं उस पावर को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो 10 की पावर को एक नाम और एक सिंबल दिया जाता है। तो इस नाम और सिंबल को याद करना है, एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ देता है। तो आप देखिए डेका, डेका जो है इस पे 10 के पावर 1 होगा, डेका पे 10 की पावर 1। हेक्टो पे, और डेका को रिप्रेजेंट किया जाएगा, दर्शाया जाएगा DA से, DA से। हेक्टो, हेक्टो के ऊपर 10 टू द पावर 2 और लिखा जाता है इसको, इसका सिंबल जो है वो H है। किलो 10 टू द पावर 3, सिंबल है K। मेगा 10 टू द पावर 6, सिंबल है M। तो अब यहां से देख सकते हैं हेक्टो के बाद किलो से जब बढ़ते हैं तो 3 का पावर जो है बढ़ते जाता है, जैसे 3, 6, 9, 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24। तो देखते हैं किलो का क्या है, 10 टू द पावर 3 और सिंबल है K। मेगा, मेगा का पावर है 10 टू द पावर 6 और सिंबल है M। गीगा, गीगा का पावर है 10 टू द पावर 9 और सिंबल है G। टेरा, टेरा का पावर है 10 टू द पावर 12 और सिंबल है T। पेट्टा, पेट्टा का पावर है 10 टू द पावर 15 और सिंबल है P। एक्सा, एक्सा का पावर है 10 टू द पावर 18 और सिंबल है E। जेटा का है 10 टू द पावर 21 और Z से इसको रिप्रेजेंट करता है। योटा जो है इसको 10 टू द पावर 24 है और इसको Y से रिप्रेजेंट करता है। तो यदि आप ऊपर का सिर्फ 2 याद रखिएगा, डेका, हेक्टो, और उसके बाद बाकी जो है किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाया है। जैसे देखिए KMGTPEZY, तो K से हो गया कभी, M से हो गया मेघा से हो गया मेरे, G से हो गया गुरु, T से हो गया टीचर, P से पढ़ाए, E से एक्स्ट्रा, Z से जेटा और Y से योटा। कभी मेरे गुरु टीचर, पढ़ाए एक्स्ट्रा, जेटा योटा। तो इसको आप 10 बार बोलिएगा तो आपको याद हो जाएगा, कभी मेरे गुरु टीचर, पढ़ाए एक्स्ट्रा, जेटा योटा। वैसे कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट जो पावर है वो याद हो जाए। जैसे टेरा, टेरा वाला याद रखना बहुत ही आसान है, T से 12 होता है और 10 टू द पावर 12 आ रहा, तो टेरा ये याद हो जाएगा आपको। किलो जो है ये भी सिंपल है, 10 टू द पावर 3, ये भी आपको याद हो जाएगा। यदि आप एक याद कर लेते हैं और इस ट्रिक को भी याद कर लेते हैं तो आपको ये पूरा टेबल याद रहेगा। अब इसमें हम नेगेटिव पावर देखेंगे, जैसे 10 टू द पावर -1 तो इसको हम डेसी बोलते हैं, 10 टू द पावर -2 इसको हम सेंटी बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं C से, डेसी को करते हैं D से। उसी तरीके से 10 टू द पावर -3 मिली बोलते हैं और M से रिप्रेजेंट करते हैं, M से मीटर नहीं समझना है, मिली समझना है। 10 टू द पावर -6 और इसको हम माइक्रो कहते हैं और सिंबल इसका है इस तरीके से माइक्रो। ठीक है जी। आगे देखिए नैनो, 10 टू द पावर -9 नैनो और इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो जिस तरीके से पॉजिटिव में 3 बढ़ते जा रहा था, इसी तरीके से इसमें 3 जो है वो घटते जा रहे हैं पावर। फिर पिको पे आते हैं, 10 टू द पावर -12
और इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, femto 10 to the power minus 115 और इसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी f femto से 15 आप याद रख सकते हैं। नैनो 9 हमेशा आपको याद ही रहता है। इसी तरीके से 10 to the power minus 18 एट्टो और 10 to the power minus 21 इसको बोलते हैं जेप्टो और जेट से रिप्रेजेंट करते हैं। 10 to the power minus 24 इसको बोलते हैं एक्टो और वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें यहां से लेकर के यहां तक का एक ट्रिक हम याद कर सकते हैं, मम्मी माइक्रो नन्हा पापा फेमटो, मम्मी माइक्रो नन्हा पापा फेमटो। तो इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। तो इस टेबल को 2-4 बार 10 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और आपके पास लुसेंट बुक है ही, सारा नोट्स आपको लुसेंट बुक में मिला हुआ है, तो आप उसको पढ़िए। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशन यानी वीमा। वीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है? तो किसी भी भौतिक राशि को जब हम MLT के फॉर्मेट में MLT के फॉर्मेट में लिखते हैं तो इसी को डायमेंशन कहते हैं। M से हो गया मास यानी द्रव्यमान, L से लेंथ यानी लंबाई, T से टाइम यानी समय। इस फॉर्मेट में जब हम लिख देते हैं तो इसी को डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन हमें ये बताता है कि किन मूल राशियों से बना है या किन मूल राशियों पर निर्भर करता है। इसको निकालना बहुत ही आसान है। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकालने के लिए 4 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। पहला ये है कि पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के बाद हर क्वांटिटी को MLT में बदल दीजिए। हर क्वांटिटी को MLT के फॉर्मेट में बदल देंगे। ऊपर नीचे का जो भी पावर है जोड़ घटाने का वो काम करेंगे और फाइनल आंसर को जो है ब्रैकेट में लिख देंगे। ये आपका डायमेंशन जो है वो निकल जाएगा। तो इसको हम अभी आपको करके दिखाते हैं। जितना आपको लुसेंट में दे रखा है उन सभी को करने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला तो पहला देखते हैं वेलोसिटी का और स्पीड का, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो सेम है, वेग और चाल का। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को हम किस चीज में मेजर करते हैं? लेंथ में, तो इसको हम L में लिखेंगे। आपको बताया था कि MLT क्वांटिटी में सबको बदल देना है। तो डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा? L हो जाएगा लेंथ, और टाइम जो है वो T ही रहेगा। अब आप मैथ में आप सॉल्व करना जानते होंगे कि नीचे का जो T है ऊपर जब लिखेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो LT की पावर -1। चूंकि इसमें M है ही नहीं तो हम अपने मन से M के पावर 0 लगा देंगे। M के पावर 0, L T की पावर -1। ये जो है ये डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया किसका? स्पीड का और वेलोसिटी का। दोनों का सेम होता है। वेलोसिटी का मतलब भी वही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड मतलब भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आप याद रखेंगे कि M0 L T की पावर -1 किस तरीके से निकालना है। आगे देखिए, वेलोसिटी के बाद आते हैं एक्सेलरेशन पे। त्वरण, तो त्वरण आपको पता ही है। त्वरण का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। आपने पढ़ा है त्वरण, ये जो वेग जितने टाइम में बदलता है, चेंज होता है, उसी को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी v अपॉन टी। वेलोसिटी जो है इसका अभी हमने फॉर्मूला निकाला है। इसका क्या फॉर्मूला निकाला है? M0 L T की पावर -1, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि L T की पावर -1। तो हम v की जगह पे पुट करते हैं L T की पावर -1 और टाइम जो है वो T ही रहेगा, T से टाइम। अब देखिए ये नीचे जो है इसका पावर 1 है। अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इसमें पावर ऐड हो जाएगा। T माइनस वाले में पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? L T की पावर -2। इतना आप लोगों को आता होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है? ये क्या बन जाएगा? L T की पावर -2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया? यहाँ पे भी मास नहीं है तो m का पावर हम 0 मान लेंगे, ठीक है, और L का पावर 1 ही आ रहा है तो M0 L और T की पावर -2। आगे आते हैं फोर्स पे। बल, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो मास जो है ये हमें मिल गया है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो अभी अभी हम लोगों ने निकाला है। क्या निकाला है? एल टी के पावर -2। तो इसको यहाँ पे एक ही जगह पुट कर देंगे तो इसका फोर्स का फॉर्मूला बन गया एम एल टी के पावर -2। आगे देखते हैं वर्क एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी, कार्य या ऊर्जा, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन। तो हमने फोर्स लगाया, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। तो फोर्स का भी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया। यदि आप एक निकाल लेते हैं तो उससे बहुत सारे निकलते चले जाएंगे। फोर्स का निकाल लिया। फोर्स का क्या होता है? एम एल टी के पावर -2 हमने लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस जो है वो लेंथ में कवर होगा। तो हम क्या करेंगे? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की जगह एल लिखेंगे। अब देखिए एल का पावर 1 यहाँ है और एल का पावर 1 यहाँ है, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एम एल के पावर 2 और टी की पावर -2। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला बन गया किसका? वर्क का और एनर्जी का। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।